Assalamu alaikum students, this is Educator Samra Irshad and you are watching Gist of Law. So here we are conducting Law Get series and today our topic of discussion is Order 39 of Civil Procedure Code 1908. But before starting this video, I request you all to please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Let's start the discussion. ऑर्डर 39 जो है वो बेसिकली हमारा दो चीज़ों को डील करता है। ठीक है, इसमें जो है दो पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है रूल्स 1 से 5 तक जो कि रिलेटेड हैं टेम्परेरी इंजंक्शन से, और जो रूल्स हैं 6 to 10 वो हैं रिलेटेड टू इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट जो कि डील करता है टेम्परेरी इंजंक्शन को। इंजंक्शन जो है बेसिकली एक ऑर्डर है कोर्ट का टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट फ्रॉम समथिंग। अब उसको रिस्ट्रेन किस चीज़ से करना है, वो है कि अगर तो वो प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है या फिर उसको खतरा है प्लेंटिफ को कि वो किसी भी तरह जो है डिफेंडेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, तो इस चीज़ से उसको रिस्ट्रेन करने के लिए कोर्ट जो है उसको टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर देती है। अब टेम्परेरी इंजंक्शन को सिंपली हम उर्दू में क्या कहते हैं, हुक्म इम्तनाई आर्जी। ठीक है, और इसको हम सिंपली जो लैंग्वेज इसके लिए यूज करते हैं वो हम इसको कहते हैं स्टे ऑर्डर, कि कोर्ट ने जो है फलां बंदे को स्टे ऑर्डर दे दिया। अब वो स्टे ऑर्डर इसका क्या मतलब है, स्टे कहते हैं रोकना, ठीक है, रिस्ट्रेन करना, प्रोहिबिट करना किसी चीज से। ठीक है, तो जो टेम्परेरी इंजंक्शन है ये बेसिकली क्या करता है, ये प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर्टी करता है। अब इसको हम पढ़ते हैं रूल वाइज। ठीक है, रूल 1 है हमारा ऑर्डर 39 का, केसेस इन विच टेम्परेरी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड। अब वो कौन कौन से केसेस हैं जिनमें टेम्परेरी इंजंक्शन जो है ग्रांट की जाती है कोर्ट की तरफ से। अच्छा, रूल 1 को पढ़ने से पहले इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो हम डिस्कस कर लें कि जो टेम्परेरी इंजंक्शन है ये ग्रांट की जाती है एज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट। ठीक है, कि कोर्ट वहां पे ग्रांट करेगी जहां पे इसको प्रूव किया जाए, जो प्लेंटिफ है वो प्रूव करे कि जनाब यहाँ पे डिफेंडेंट को रिस्ट्रेन करना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज जो है वो डैमेज कॉज करेगा प्रॉपर्टी को। तो इस सिचुएशन में जब वो प्रूव कर देता है देन कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन पे, ठीक है, अगर चाहे तो उसको जो है टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो ग्रांट कर सकती है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि टेम्परेरी इंजंक्शन जो है ये ग्रांट की जाती है एज अ डिस्क्रिशनरी पावर। ये इसको एज अ मैटर ऑफ राइट जो है वो हम क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि वो जब चाहे जो हमारी एप्लीकेशन पे जो है वो टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो पास कर दे। ठीक है, इसके बाद है रूल 1 में हमें क्या बताया गया है, वो तमाम केसेस बताए गए हैं, वो कंडीशंस बताई गई हैं जहां पे जो है टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट की जा सकती है। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं पढ़ते हैं हमारा रूल 1। वेयर इन एनी सूट इज इट इज प्रूव्ड बाय एफिडेविट। ठीक है, कि अगर किसी भी सूट में ये प्रूव कर दिया जाए एफिडेविट से, ठीक है, या किसी भी चीज से ये प्रूव कर दिया जाए, क्या प्रूव किया जाए, दो कंडीशंस हैं। ठीक है, दो सिचुएशंस दी गई हैं, वो अब कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहली ग्राउंड है रूल 1 में दैट एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन अ सूट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, damaged or alienated by any party to the suit or wrongfully sold in execution of a decree। अब इसमें क्या बताया गया है सिंपली कि जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो कब ग्रांट की जाएगी, जब कोई प्रॉपर्टी जो कि डिस्प्यूट में, जिस पे डिस्प्यूट है, ठीक है, जिस पे जो है वो कंफ्लिक्ट अराइज हुआ है या फिर जो डिस्प्यूट है वो अराइज हुआ है किसी सूट में, तो वो डेंजर में है। ठीक है, किस चीज का उसको डेंजर है, किस चीज का खतरा है, इस चीज का ऑफ बीइंग वेस्टेड, कि कहीं उसको जाया ना कर दिया जाए, डैमेज या उसको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाए, और एलिनेटेड बाय एनी पार्टी टू द सूट, या फिर उसको किसी भी तरह जो पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है सूट में, वो उसको ट्रांसफर ना कर दे आगे किसी को। ठीक है, उसकी एलिनेशन ना कर दे और
आखिरी बात जो इस पे बताई गई है वो है wrongfully sold, कि कहीं जो वो प्रॉपर्टी है जो डिस्प्यूटेबल प्रॉपर्टी है जिस पे जो है कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, इस चीज का डर है, खतरा है कि उसको कहीं वेस्ट ना कर दिया जाए या उसको डैमेज ना कर दिया जाए या उसको एलिनेटेड ना कर दिया जाए, यानी उसको ट्रांसफर ना कर दिया जाए या फिर उसको wrongfully सोल्ड ना कर दिया जाए, ठीक है, उसको बेच ना दिया जाए। एक तो ये बात आ गई। दूसरी क्या ग्राउंड है, दैट द डिफेंडेंट थ्रेटन्स, के जहां पर जो डिफेंडेंट है, ठीक है, जो अपोजिट पार्टी है वो क्या करे, थ्रेटन करे, ठीक है, वो जो है डराए या धमकाए, किस लिए, और इंटेंड्स टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी विद अ व्यू टू डिफ्रॉड हिज क्रेडिटर्स, ठीक है, कि उसकी इंटेंशन हो कि वो जो क्रेडिटर्स हैं उसके क्रेडिटर्स कौन, यानी जो प्लेंटिफ है, ठीक है, जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या जिसको उसने वो प्रॉपर्टी है पहले सोल्ड की है या उससे रिलेटेड उनका जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इस चीज का वो धमका रहा है या उसकी इंटेंशन है कि वो उस प्रॉपर्टी को या तो रिमूव कर देगा, ठीक है, उसको हटा देगा, या फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को खत्म कर देगा, ठीक है। देन ये अब ये दो सिचुएशंस हो गई, ठीक है। अच्छा, अब दो सिचुएशंस जो हैं वो कौन सी हो गई, पहली जो है सिचुएशन वो ये है कि जो प्लेंटिफ है वो क्या करे, वो बाय एफिडेविट ये प्रूव करे कि जनाब जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी जिस पे डिस्प्यूट अराइज हुआ है या फिर जिस पे जो है कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, ठीक है, वो जो है वो इन डेंजर है, ठीक है, उसको खतरा है किस चीज का, कि उसको कहीं वेस्ट ना कर दिया जाए या फिर उसको डैमेज ना कर दिया जाए, ठीक है, उसको जो है कोई खतरा ना पहुंचाया जाए या फिर उसको ट्रांसफर ना कर दिया जाए, और या फिर उसको जो है रॉन्गफुली सोल्ड ना कर दिया जाए। एक तो इस चीज का खतरा है, ठीक है, और सेकेंडली जो डिफेंडेंट है वो उसको थ्रेटन कर रहा है या फिर उसको डरा रहा है, धमका रहा है, या फिर उसकी इंटेंशन है इस चीज की कि वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दे या फिर जो क्रेडिटर है वो उसके साथ फ्रॉड करे, इस उसकी ये इंटेंशन है। तो देन क्या होगा, वो एप्लीकेशन देगा टेम्परेरी इंजंक्शन की, ठीक है, कोर्ट को, कि जनाब मुझे जो है टेम्परेरी इंजंक्शन यानी हुक्म इम्तनाई आर्जी जो है, ठीक है, या स्टे ऑर्डर जो है वो ग्रांट किया जाए। तो कोर्ट क्या करेगी, द कोर्ट में बाय ऑर्डर ग्रांट आ टेम्परेरी इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन सच एक्ट, ठीक है, कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है वो टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर देगी ताकि उसको रिस्ट्रेन किया जा सके इस एक्ट से, ठीक है, और मेक सच अदर ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ स्टेइंग एंड प्रिवेंटिंग द वेस्टिंग। अच्छा, अब इसका मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है टेम्परेरी इंजंक्शन को ग्रांट करने का, वो आगे बताई गई हैं चीजें। टू प्रिवेंट द वेस्टिंग, ठीक है, कि प्रॉपर्टी को वेस्ट होने से बचाया जाए या फिर उसको डैमेज होने से बचाया जाए या फिर उसकी एलिनेशन से बचाया जा सके, कि उसको कहीं आगे फर्दर ट्रांसफर ना कर दिया जाए या उसको सेल ना कर दिया जाए या फिर रिमूवल और डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कि कहीं उसकी जो है वो डिस्पोजिशन ना कर दी जाए। इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए, इन तमाम चीज़ों से रिस्ट्रेन करने के लिए कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है एक टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो पार्टी को ग्रांट कर देगी। उसमें जो एप्लीकेशन है वो दी जाती है अंडर रूल 1 और 2 ऑफ ऑर्डर 39। इसके बाद रूल 2 है इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन रेपिटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रीच, ठीक है। अब रूल 2 में सिंपली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। क्या बताया गया है कि द प्लेंटिफ में एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सूट, कि जो प्लेंटिफ है वो क्या कर सकता है, जैसे ही उसने सूट जो है उसको कमेंसमेंट हुई है, ठीक है, जैसे ही उसने दावा दायर किया है, सूट इंस्टीट्यूट किया है कोर्ट में, एंड आइदर बिफोर आफ्टर द जजमेंट, इधर जो है वो जजमेंट पास हो गई है या फिर नहीं हुई है, वो क्या कर सकता है, अप्लाई टू द कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग द ब्रीच, कि वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है टेम्परेरी इंजंक्शन की, किस लिए, कि जो डिफेंडेंट है उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रोका जा सके, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के दरमियान हुआ है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, तो उस चीज से उसको, अगर वो ब्रीच करता है उस कॉन्ट्रैक्ट की, उसको खतरा है प्लेंटिफ को कि कहीं वो उस प्रॉपर्टी को डैमेज ना कर दे, उसको जो है डिस्पोज ऑफ ना कर दे, उसको सोल्ड ना कर दे, तो उससे बचने के लिए वो बिफोर या फिर आफ्टर जजमेंट या फिर ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ द सूट वो किसी भी टाइम कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकता है टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करने की। इसके बाद सब रूल 2 है, रूल 2 का, द कोर्ट में बाय ऑर्डर ग्रांट सच इंजंक्शन ऑन सच टर्म्स एज टू द ड्यूरेशन ऑफ द इंजंक्शन,
कीपिंग एन अकाउंट, गिविंग सिक्योरिटी और अदरवाइज, कि जो कोर्ट है वो टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है अगेंस्ट द डिफेंडेंट। अब ये कोर्ट की मर्जी है कि वो चाहे तो वो उससे सिक्योरिटी भी ले सकती है डिफेंडेंट से, ठीक है। कोर्ट वही करेगी जो जो कि उसको जो है वो बेहतर लगेगा, वो उससे सिक्योरिटी भी ले सकती है या विदाउट सिक्योरिटी भी जो है उसको जो है डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो है टेम्परेरी इंजंक्शन जो है ग्रांट कर सकती है। इसके बाद रूल 3 है, इन केस ऑफ डिसओबीडियंस, कि जनाब कोर्ट ने जो है वो टेम्परेरी इंजंक्शन दे दी, ठीक है, स्टे ऑर्डर दे दिया, लेकिन फिर भी जो डिफेंडेंट है वो क्या करता है, वो डिसओबे करता है, ठीक है, ओबे नहीं करता कोर्ट के जो ऑर्डर है उस पास किया गया, ठीक है, उसको, देन क्या होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन गिल्टी ऑफ सच डिसओबीडियंस, कि जो पर्सन है जो उसकी प्रॉपर्टी है जिसने डिसओबीडियंस की है, ठीक है, या फिर और ब्रीच टू बी अटैच, ठीक है, या फिर जिसने जो है वो ब्रीच किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है या फिर डिसओबीडियंस की है, देन क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देगी, ठीक है, या फिर एंड आल्सो मे ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिटेन्ड इन प्रिजन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months, ठीक है, कि कोर्ट जो है अगर तो वो डिसओबे करता है कोर्ट के ऑर्डर को, जो कि उसने स्टे ऑर्डर दिया है, उसको रोका है, रिस्ट्रेन किया है, ठीक है, किसी भी तरह का डैमेज पहुंचाने से, लेकिन वो डिसओबे करता है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसकी प्रॉपर्टी को या तो अटैच कर देगी या फिर उसको जो है डिटेन कर देगी प्रिजन में, ठीक है, उसको सजा दे देगी जो कि 6 month से जो है वो एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है, या फिर कोर्ट क्या कर सकती है, उसको रिलीज भी कर सकती है। अब ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। इसके बाद रूल 4 है, नो अटैचमेंट अंडर अंडर दिस रूल शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 1 year, कि जो उसकी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट की जाएगी, क्यों, क्योंकि उसने डिसओबीडियंस की है, जो उसने है हुक्म नहीं माना कोर्ट का, तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो अटैच कर ली गई, लेकिन जो वो अटैचमेंट होगी रूल 2 का सब रूल 4 हमें बता रहा है कि वो 1 साल से ज्यादा नहीं होगी। इसके बाद रूल 2 का जो है आगे रूल उसमें जो बताया गया है सब रूल 2A, जो कि अमेंडमेंट के थ्रू आया है, उसमें क्या बताया गया है, एन इंटरम इंजंक्शन पास्ड अंडर रूल 1 और 2 इन द एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट शैल नॉट ऑर्डिनली एक्सीड 15 days, के फॉर एग्जाम्पल जो प्लेंटिफ है उसने सूट दायर करते ही, ठीक है, उसने क्या किया, टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए जो है एप्लीकेशन दे दी, ठीक है, अप्लाई कर दिया। अब हुआ क्या, डिफेंडेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, उसकी एब्सेंस में कोर्ट ने क्या किया, टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर दिया, ठीक है। अब वो जो स्टार्ट में उसको ग्रांट किया गया वो टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे इंटरम इंजंक्शन, ठीक है, जो कि सूट फाइल करने के स्टार्ट में जो है ग्रांट कर दिया जाता है। और जो इंटरम इंजंक्शन होता है ये आपने याद रखना है कि वो 15 days से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 15 दिन का होता है इंटरम इंजंक्शन जो होता है। इसके आगे 2B में बताया गया है, द ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन मेड अंडर रूल्स 1 और 2 आफ्टर हियरिंग द पार्टीज और आफ्टर नोटिस, के कोर्ट ने क्या किया, दोनों पार्टीज को नोटिस भेजा, ठीक है, इंटरम इंजंक्शन जो है पास करने से पहले, और फिर उन दोनों पार्टीज को सुना, ठीक है। इसके बाद क्या किया, टू द डिफेंडेंट शैल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months अनलेस एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट, कि कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट उस जो 6 month की उसको सजा दी गई है उसको सीज भी कर सकती है या फिर उसको एक्सटेंड भी कर सकती है आफ्टर हेयरिंग द पार्टीज, ठीक है, पार्टीज को सुनने के बाद। इसके बाद एक प्रोवाइजो दी गई है, प्रोवाइडेड दैट रिपोर्ट ऑफ सच एक्सटेंशन शैल बी सबमिटेड टू द हाई कोर्ट, कि अगर तो कोर्ट ने, ठीक है, एक जो है वो एक्सटेंशन की है, कि पहले उसको 6 month की जो है वो सजा दी गई थी, पेनल्टी दी गई थी डिसओबीडियंस की वजह से, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने उसने अगर जो है कंटिन्यूएंस करता है, ठीक है, वो जो है वो कंटिन्यू करता है, डिसओबे करता रहता है, ठीक है, हुक्म नहीं मानता, तो देन क्या होगा, कोर्ट उसको एक्सटेंड भी कर सकती है, और वो एक्सटेंड करेगी, उसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कराएगी आगे हाई कोर्ट में। इसके बाद रूल 3 है, बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन कोर्ट टू डायरेक्ट नोटिस टू अपोजिट पार्टी। अब इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि जो कोर्ट है टेम्परेरी इंजंक्शन जो है ग्रांट करने से पहले क्या करेगी, डायरेक्ट नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द सेम टू बी गिवन टू द अपोजिट पार्टी, कि जो एप्लीकेशन दी गई है टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करने की, उसकी जो है उसको ग्रांट करने से पहले कोर्ट क्या करेगी, नोटिस भेजेगी दोनों पार्टीज को, ठीक है, ऑपोजिट पार्टी को भी भेजेगी, उन दोनों पार्टीज को नोटिस भेजना जरूरी है, हाँ, लेकिन
ऐसी सिचुएशंस जहां पर खतरा हो, ठीक है, कि जो डिफेंडेंट है वो बाज नहीं आएगा, वो फौरी तौर पे अगर उसको पता चल गया है कि आपने अप्लाई कर दिया है टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए, ठीक है, स्टे ऑर्डर के लिए, तो वो क्या करेगा, वो हर सूरत में जो है वो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की ट्राई करेगा। तो इस सूरत में जो है कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो नोटिस भेजे बगैर भी जो है टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। लेकिन रूल 3 हमें क्या बता रहा है, रूल 3 हमें कुछ एक्सेप्शंस दे रहा है, कुछ ऐसी ग्राउंड्स बता रहा है कि जिनके अंदर नोटिस भेजना अपोजिट पार्टी को मस्ट है, ठीक है, कि अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजना जरूरी है। अब वो ग्राउंड्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है इन द केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट, कि ऐसी सिचुएशन जिसमें जो सेल ऑफ गुड्स की गई है उसमें डिफॉल्ट हुआ है पेमेंट के लिए, ठीक है। और सेकेंडली है वेयर द इंजंक्शन इज टू बी ग्रांटेड अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है, कि अगर जो इंजंक्शन है वो आपने ग्रांट करनी है किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट, तो देन क्या होगा, उसमें उस गवर्नमेंट को जो है नोटिस भेजना मस्ट है। इसके अलावा बताया गया है एनी बोर्ड और कॉरपोरेशन सेट अप और एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, कि कोई ऐसी कॉरपोरेशन जो कि एस्टेब्लिश की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अब सिंपली इसमें क्या बताया गया है कि अगर तो आपने जो है एप्लीकेशन दी है किसके अगेंस्ट, कोई ऐसी कॉरपोरेशन, ठीक है, जो कि एस्टेब्लिश की गई है बाय द गवर्नमेंट, तो उस उनको भी जो है जो है अब थर्ड में इसमें क्या बताया गया है कि कोई ऐसी कॉरपोरेशन जो कि एस्टेब्लिश की गई है बाय द गवर्नमेंट, तो उनको भी जो है वो हर हाल में नोटिस देना जरूरी है। इसके बाद बताया गया है द कोर्ट में वेयर इट अपीयर्स दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रांटिंग इंजंक्शन वुड बी डिफीटेड बाय द डिले डिस्पेंस विद सच नोटिस प्रोवाइडेड फर्दर, ठीक है, दैट द पीरियड ऑफ नोटिस अंडर दिस रूल टू गवर्नमेंट और अ गवर्नमेंट सर्वेंट एज सच और एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बोर्ड और कॉर्पोरेशन established by government shall not be less than 2 days और not exceed 7 days। अब इसमें दो बातें बताई गई हैं। एक तो ये कि जो हमने पहले डिस्कस कर ली है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर ये खतरा हो कि जो प्रॉपर्टी है अगर उसमें जो है इंजंक्शन जो है उसमें डिले कर दिया जाता है तो उस प्रॉपर्टी के डैमेज होने का खतरा है, तो इस सिचुएशन में जो नोटिस देना वो इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद बताया गया है कि अगर तो आपने नोटिस टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करनी है किसी ऐसी कॉरपोरेशन या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उनको आपने जो नोटिस भेजना है वो 2 दिन से या फिर 7 से ज्यादा ना हो, ठीक है, कम ना हो या फिर 7 डेज से ज्यादा ना हो, ठीक है। इसके बाद रूल 4 है ऑर्डर फॉर इंजंक्शन में बी डिस्चार्ज वैरिड और सेट असाइड, कि जो इंजंक्शन के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसको डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, वेरी भी किया जा सकता है या फिर सेट असाइड भी किया जा सकता है। वो कैसे? अब रूल 4 हमें बता रहा है एनी ऑर्डर फॉर एन इंजंक्शन में बी डिस्चार्ज वेरिड और सेट असाइड by the court on application made thereto by any party dissatisfied with such order। अब रूल 4 हमें क्या बता रहा है कि जैसे कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट अगर जो कोर्ट है वो टेम्परेरी इंजंक्शन पास करती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट, तो वो डिफेंडेंट क्या कहता है, वो कहता है कि जनाब मैं डिससेटिस्फाई हूँ इस इंजंक्शन से, इस ऑर्डर से, तो वो क्या करेगा, वो एप्लीकेशन देगा अंडर रूल 4, ठीक है। वो क्या कहेगा, वो रीजंस बताएगा कि जनाब ये रीजंस हैं, ठीक है। उन रीजंस को बताने के बाद वो क्या कर सकता है, कोर्ट क्या करेगी, उस टेम्परेरी इंजंक्शन को डिस्चार्ज भी कर सकती है उसकी एप्लीकेशन पे, ठीक है, उसको वेरी भी कर सकती है कि उसमें चेंजिंग भी कर सकती है या फिर उसको सेट असाइड भी कर सकती है अगर जो डिफेंडेंट है वो ये कहे कि जनाब मैं इससे डिससेटिस्फाई हूँ। इसके बाद रूल 5 है इंजंक्शन टू कॉर्पोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर्स, कि जो टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट की गई है किसी भी कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, ठीक है, तो उस कॉर्पोरेशन में ये नहीं है कि सिर्फ उस कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, नो। अब रूल 5 हमें क्या बता रहा है, जो टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट की गई है उस वो ग्रांट की गई है उन तमाम मेंबर्स के या फिर जो वो तमाम ऑफिसर्स जो उस कॉर्पोरेशन का हिस्सा हैं, ठीक है, उन सब के भी बाइंडिंग है, ठीक है। जो टेम्परेरी इंजंक्शन कोर्ट ने ग्रांट की है वो बाइंडिंग है किन पर, ऑन ऑल मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन हुज पर्सनल एक्शन इट सीक्स टू रिस्ट्रेन, ठीक है, कि उन तमाम मेंबर्स को और ऑफिसर्स को भी रिस्ट्रेन किया जाता है जो कि उस कॉर्पोरेशन का हिस्सा है।
अब ये तो था हमारा ऑर्डर 39 का पार्ट 1। ठीक है, रूल्स हमने डिस्कस किए 1 से 5 तक। जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।